हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया इस चैप्टर को। पहले पार्ट में हम समझेंगे यहाँ पर एक तो सेल साइकिल और उसके अलावा माइटोसिस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर सेल साइकिल क्या होता है। तो सेल साइकिल की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन आपको बताता हूँ तो वो यहाँ पर क्या होता है, ऑल इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स यहाँ पर सेल डिवीज़न के दौरान हो रहे हैं, अकर ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सेल साइकिल बोलते हैं। ओके, सारे एनसीईआरटी की लाइंस हम क्लियर करने वाले हैं। पहले पैराग्राफ में सिंपल दिया हुआ है कि यहाँ पर चाहे हम हैं, है ना, हम में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, बट हमारा जो ओरिजिन हुआ है या फिर हमारा जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएशन हुआ है वो सिंगल सेल से हुआ है, दैट इज जाइगोट। ओके, और ये क्योंकि जाइगोट में सेल डिवीजन हुआ होगा, है ना, तभी जो सेल है या फिर सेल की जो प्रोजेनी है वो बनी होंगी, और इसकी वजह से हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बने हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर सेल डिवीजन में क्या होता है, एक मदर सेल है जो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड हो सकती है। डिप्लॉयड हैप्लॉयड में अलग से आपको समझा दूंगा। तो ये क्या करती है, डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बना लेती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेल डिवीजन बोलते हैं। अब देखिए सेल साइकिल का जो आपको डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये वाला डेफिनेशन आपको दिया हुआ है कि द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम। जीनोम ये मान लो कि भाई हैप्लॉइड सेल में जितना कंटेंट ऑफ डीएनए है उसको हम बोलेंगे जीनोम, और एस फेज के दौरान ये जो जीनोम का डीएनए होता है वो क्या होता है, यहाँ पर डबल हो जाता है, मतलब डुप्लीकेट हो जाता है। ठीक है, सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल्स, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल्स में जैसे अमीनो एसिड हो गए, न्यूक्लियोटाइड हो गए, प्रोटीन हो गए, तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर सेल ऑर्गेनल्स हो गए, तो ये सारे यहाँ पर इनका सिंथेसिस होता है एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो होते हैं, ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, यही क्या कहलाएंगे, सेल साइकिल कहलाएंगे। ओके, या फिर सम ऑफ ऑल इवेंट्स अकर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज सेल साइकिल। ओके, चलिए, तो यहाँ पर एक कुछ डेटा आपको याद रख लेना है। ये दोनों पैराग्राफ जो है वो आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक और दिया हुआ है कि जैसे जो सेल ग्रोथ होती है, सेल ग्रोथ जो होती है ये इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, बट डीएनए अकर्स ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल। अच्छा, यहाँ पर जो सेल ग्रोथ हो रही है वो इंटरफेस तक जो है वो सीमित होती है, बट यहाँ पर जो भी हमने ये एनसीईआरटी को हमें फॉलो कर लेना है कि इसमें क्या दिया हुआ है कि सेल ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बट डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो एक स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल में होता है, जो कि क्या होती है, एस फेज होती है। अब ये कौन कौन सी है, कैसे डिवाइड इनको किया गया है, वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। आपको रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स मतलब डीएनए है, यहाँ पर क्रोमोसोम आपको प्रोफेज में दिखाई देने लगते हैं, है ना, और इंटरफेस की अगर हम बात करते हैं तो इंटरफेस में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, यहाँ पर क्रोमेटिन फाइबर्स की फॉर्म में होते हैं। तो ये जो रेप्लिकेटेड फ्यूचर क्रोमोसोम है ना, इनको फ्यूचर क्रोमोसोम बोलना ज़्यादा हम प्रेफर करेंगे। और ये जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं, है ना, अगर हम इंटरफेस की बात करते हैं तो इसमें फ्यूचर क्रोमोसोम जो है वो रेप्लिकेट हुए हैं, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर डॉटर सेल्स में होगा, और यही इवेंट्स जो हैं वो सेल साइकिल के और सेल डिवीजन के दौरान देखेंगे। और ये जो सारे इवेंट्स हो रहे हैं ये भी अपने आप में जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। अब मैंने यहाँ पर इस पूरे सेल साइकिल को, मतलब इंटरफेस को यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, इसको समराइज कर दिया है, तो ये आपके लिए इजी रहेगा याद करना। और ये मैंने एनसीईआरटी प्लस रिलेटेड टू एनसीईआरटी जितनी भी बातें हैं वो सारी यहाँ पर क्लियर कर दी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये डेटा आपको याद रखना है कि एक टिपिकल यूकेरियोटिक सेल है, एक टिपिकल यूकेरियोटिक सेल है ना, जैसे ह्यूमन सेल मान लो, तो यहाँ पर इनका जो सेल साइकिल का टाइम होता है वो 24 आवर्स होता है। ओके, ये अभी डेटा याद रख लो, फिर हम इसको डिवाइड कर लेंगे कि इसमें इंटरफेस कितना है और एम फेज कितना है। इसी तरह से आपको पूछा गया है कि सेल साइकिल इन यीस्ट इज अबाउट 90 मिनट्स, तो 90 मिनट्स की जगह आपको क्या भी दे सकता है वो, जैसे कि 1.5 आवर्स हो गया, तो ऐसे भी ये डेटा आपको दे सकता है।
हमने इसको जो फेजेस में डिवाइड किया है, एक तो यहाँ पर इंटरफेस है और एम फेज है। पहले इसको मैं समराइज कर देता हूँ कि इसमें होता क्या है, कौन कौन सी फेजेस है। पहला हमें ध्यान रखना है कि हम पढ़ रहे हैं माइटोसिस। ओके, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं माइटोसिस, और माइटोसिस और मियोसिस के लिए इंटरफेस सिमिलर होता है, ये भी हमें ध्यान रख लेना है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं सेल साइकिल की फेजेस की बात करता हूँ, सेल साइकिल की फेजेस की बात करता हूँ, तो वो हो जाएगी इंटरफेज। ओके, और दूसरा हो जाएगा एम फेज या फिर माइटोटिक फेज। अगर मियोसिस है तो उसमें क्या हो जाएगा, मियोटिक फेज हो जाएगा। तो ये माइटोटिक फेज है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एम फेज, एम फेज इसको बोल सकते हैं। चलिए, तो इंटरफेज में ये 3 स्टेजेस आ जाएंगी, कौन कौन सी आ जाएंगी, G1, S और G2। और माइटोटिक फेज में यहाँ पर 2 स्टेजेस आती है, कौन कौन सी हो जाएगी, कैरियोकाइनेसिस और क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई होता है, और साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। तो कैरियोकाइनेसिस में फर्दर यहाँ पर 4 स्टेजेस देखने को मिलती है, जिनको हम बोलते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। एनाफेज और टीलोफेज, इसको आप है ना यहाँ पर पीमेट से याद रख सकते हो, PMAT। तो यहाँ पर ये चारों फेजेस जो हैं वो ओनली किस में है, कैरियोकाइनेसिस में है, ना कि साइटोकाइनेसिस में। तो इसको मैंने इस तरह से है ना पूरा जो NCERT है वो कवर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर देखते जाना, जैसे ये इंटरफेज है, जैसे ये इंटरफेज है, ये पूरा सेल साइकिल है ना, ये पूरा सेल साइकिल है। ओके, और इसमें से इतना जो पार्ट है, इतना ये लेस देन 5% जो पार्ट है, ये कौन सा है, एम फेज है। ओके, लेस देन 5%, मतलब मोर देन 95% जो है वो क्या है, इंटरफेज है। ये क्या है, इंटरफेज है। चलिए, तो जैसा NCERT में ये सारी बातें आपको मिल जाएगी, सारी बातें आपको मिल जाएंगी, है ना। तो मैंने यहाँ पर इसको समराइज कर दिया है, और आप NCERT पढ़ना तो आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसमें जैसे मैं इंटरफेज की बात करता हूँ, तो इंटरफेज जो होता है, इट इज़ द इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक एम फेज खत्म हुई, है ना, एक एम फेज खत्म हुई, इंटरफेज शुरू हुई और वापस एम फेज आ गई। तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ द इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस। इसको हम बायोसिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सारे बायोमोलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं सेल डिवीजन के दौरान, वो यहाँ पर बनेंगे। इसको हम रेस्टिंग फेज ऑफ सेल साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम, है ना, ये मिसनोमर है, ये गलत बात है इसके लिए, बट कन्वेंशनली हम बोलते आए हैं, तो हम इसको बोल रहे हैं तो रेस्टिंग फेज ऑफ सेल साइकिल, क्योंकि सेल डिवीजन इसमें नहीं हो रहा है। मोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल है, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के पैराडॉक्स है बेटा, है ना, कि यहाँ पर ये दोनों अपोजिट बातें हैं, बट मोस्ट एक्टिव हम इस स्टेज को बोल रहे हैं, तो वो किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि यहाँ पर मेटाबॉलिकली सबसे ज़्यादा एक्टिव सेल होती है। ओके, प्रोफेज के दौरान फिर, है ना, जब एम फेज में है तो मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या हो जाता है, इसमें कम हो जाता है। ओके, अब देखिए, आपको मैंने बताया था कि जो सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है ह्यूमन सेल इन कल्चर, वो कितना होता है, 24 आवर्स का होता है। कितना होता है, 24 आवर्स का होता है। ओके, अब ये इंटरफेस मोर देन 95%, है ना, यहाँ पर मैंने बताया ऑलरेडी आपको कि मोर देन 95% जो है ये ड्यूरेशन कवर कर रही है, ये ड्यूरेशन कवर कर रही है। तो है ना, तो 23 घंटे जो रहेंगे, 23 आवर्स जो रहेंगे, वो तो ओनली 23 आवर्स जो रहेंगे वो ओनली किसके रहेंगे, इंटरफेस के रहेंगे। और एम फेज जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पर 1 आवर का होगा। एम फेज जो होगा वो कितना होगा, 1 आवर का होगा। ओके, तो ये हमें याद रखना है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि इंटरफेस, है ना, इंटरफेस ये हमने कंप्लीट किया। इतनी बातें आपको NCERT में मिलेगी इसके लिए। अब हम इंटरफेस को डिवाइड किए हैं, तो कौन कौन सी स्टेजेस में है बेटा, ये ऑलरेडी मैं यहाँ पर ऊपर बता चुका हूँ आपको। इंटरफेस जो है वो उसमें G1, S और G2 आ जाएगा। ठीक है, तो G1 में क्या चल रहा है, S फेज में क्या चल रहा है और G2 फेज में क्या चल रहा है, ये सारी हम
देखने वाले हैं। चलिए, तो ये जीवन में, अच्छा सेल ग्रोथ, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, बट जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो स्पेसिफिक फेज ऑफ सेल साइकिल में होता है, वो एस फेज होता है। तो जीवन में भी, एस फेज में भी और G2 फेज में भी सेल ग्रोथ तो कंटिन्यू चलेगा, इतना याद रख लो। तो जीवन में अगर हम देखते हैं तो इसमें सेल ग्रोथ न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर डीएनए नहीं है, डीएनए का जो यूनिट होता है न्यूक्लियोटाइड है ना, वो यहाँ पर बन रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। अमीनो एसिड है ना, और प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर हो रहा है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेशन इस फेज में होता है। इनको और हम क्या क्या नाम दे सकते हैं इस जीवन फेज को, तो इसको हम पोस्ट माइटोटिक फेज बोल सकते हैं क्या, कि माइटोसिस के बाद में आ रही है। एक पोस्ट पेड करवाते हैं रिचार्ज, जिसमें बाद में बिल जमा करते हैं। एक प्रीपेड, जिसमें क्या होता है पहले बिल जमा करते हैं फिर हम बात कर सकते हैं। तो ये एम फेज के बाद हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट एम फेज या फिर पोस्ट माइटोटिक फेज बोल सकते हैं। इसी तरह से क्योंकि एस फेज से पहले हो रहा है और एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये प्री डीएनए सिंथेसिस है ना, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये किस किस के बीच का इंटरवल है, कंप्लीशन ऑफ एम फेज है ना, और या फिर माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का जो इंटरवल है वो क्या कहलाता है, यहाँ पर ये जीवन फेज कहलाता है। ओके, चलिए एस फेज की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसको हम बोल देंगे सिंथेसिस फेज। तो सिंथेसिस फेज में सेल ग्रोथ तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर होता है। क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर होता है। एक डीएनए से दो डीएनए यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। जैसे ये क्रोमोसोम, फ्यूचर क्रोमोसोम है, इसमें एक डीएनए है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक डीएनए से क्या बन जाएगा, ये दो डीएनए बन गए। एक डीएनए से क्या बन गए, ये दो डीएनए बन गए, और यही फ्यूचर क्रोमेटिड्स होंगे। यही क्या होंगे, फ्यूचर क्रोमेटिड्स होंगे, है ना। और दो जो क्रोमेटिड हैं, दो सिस्टर क्रोमेटिड फर्दर यहाँ पर एक क्रोमोसोम बनाएंगे, वो हमें जो प्रोफेज है और मेटाफेज है उनमें दिखाई देगा। यहाँ पर जीनोम डुप्लीकेशन हो रहा है। जीनोम डुप्लीकेशन, जीनोम के बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि जीनोम क्या है, कि भाई हैप्लॉइड कंटेंट में जितना डीएनए है उसको हम बोलेंगे, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ सेल में जितना डीएनए है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जीनोम बोलते हैं। तो जीनोम का डुप्लीकेशन हो गया, मतलब जीनोम डबल हो गया, मतलब डीएनए डबल हो गया, ऑब्वियस सी बात है। डीएनए अमाउंट गेट डबल्ड बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। ओके, यहाँ पर क्या होता है, 2C से 4C हो जाएगा क्योंकि अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया। बट अगर मैं सेल की प्लॉइडी की बात करता हूं तो वो 2N to 2N ही रहेगी, मतलब डिप्लॉइड की डिप्लॉइड ही सेल यहाँ पर रहेगी। इसमें हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और आपको पता है हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पैकेजिंग ऑफ डीएनए में काम आता है। ओके, सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम पेयर ऑफ है ना, 2 सेंट्रियोल होता है, तो इनका डुप्लीकेशन होता है किसमें, साइटोप्लाज्म के अंदर इन एनिमल सेल्स, बिकॉज सेंट्रोजोम इज एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स एक्सेप्ट लोअर प्लांट सेल्स। जैसे एल्गी वगैरह हो गए, मोटाइल जिनमें है ना, मोटाइल गेमेट्स बनते हैं, उनमें सेंट्रियोल होता है। ओके, तो ये सारा हमने एस फेज के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर अगर ये 2C अमाउंट है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा इसके एंड में। ओके, और अगर यहाँ पर सेल 2N है तो यहाँ पर क्या रहेगा, सेल 2N ही रहेगा। ओके, चलिए G2 फेज की हम बात करते हैं, तो इसमें सेल ग्रोथ तो हो ही गया। सेल यहाँ पर मैक्सिमम साइज अटेन कर लेती है, इससे ज़्यादा साइज सेल की नहीं बढ़ती है। ओके, क्योंकि अब उसको डिवाइड करना है। और ट्यूबुलिन प्रोटीन, आपको पता है ट्यूबुलिन प्रोटीन के कई फंक्शंस होते हैं, माइक्रोट्यूबुल बनाना, स्पिंडल फाइबर्स बनाना, एस्ट्रल रेज बनाना, है ना, ट्रियोल बनाना, ये सारे फंक्शंस इनके होते हैं। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है वो इस फेज में होता है। ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन कौन सी स्टेज में होता है, बट आप याद रख लो। ये इसको अगर इंटरवल बोलोगे तो किस किस के बीच का इंटरवल बोलोगे, हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि दिस इज एक्चुअली द इंटरवल बिटवीन कंप्लीशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड इनिशिएशन ऑफ एम फेज। यहाँ पर एम फेज का ये क्या हो रहा है, इनिशिएशन हो रहा है, ठीक है, इनिशिएशन ऑफ एम फेज। इनिशिएशन ऑफ एम फेज के बीच का जो इंटरवल होता है उसको हम क्या बोलेंगे, G2 फेज बोलेंगे। तो ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया किसके बारे में, पूरा इंटरफेज के बारे में। अच्छा, यहाँ पर एक और फेज जो आपको दिया हुआ है वो कौन सा है, G0 फेज। जब सेल या तो ओकेजनली डिवाइड करे, है ना,
या फिर कभी डिवाइड नहीं करे। इसका मतलब ये नहीं कि डिवाइड नहीं कर रही है तो वो सेल की डेथ हो गई है, नहीं। यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं ये कि भाई सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। लिविंग कब रहेगी? जब मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी, बट वो डिवाइड नहीं कर रही है। जैसे बहुत सारी सेल्स हम में होती है, हार्ट सेल्स हो गई, नर्व सेल्स हो गई, तो वो एक बार जीवन में बन गई तो वो डिवाइड नहीं करती है ना। तो वो क्या करती है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एनसीईआरटी, यहाँ पर ये जो सेल होती है ये सेल साइकिल से क्या कर जाती है, एग्जिट कर जाती है, निकल जाती है। ओके, और ये एक स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में मतलब स्टेट ऑफ इनएक्टिव स्टेज में ये पहुंच जाती है। इनएक्टिव स्टेज मतलब जो सेल साइकिल को रन नहीं कर रही है, मतलब सेल साइकिल में एक्टिव नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इनएक्टिव स्टेज बोलेंगे। ठीक है, बट जो सेल होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। ये क्या रहती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। इसको हम क्वेशेंट स्टेज भी बोलते हैं। और सेल जो है इसमें क्या कर जाती है, सेल साइकिल को एग्जिट कर जाती है। ओके, चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हार्ट सेल्स और एनिमल नर्व सेल्स, ये एनिमल सेल्स के एग्जाम्पल हैं। और पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज होते हैं, है ना, जिनमें सेल डिवीजन नहीं होता है। हालांकि डी डिफरेंशिएशन हुआ है, वो अलग बात है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है प्लांट्स में, ये पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। ओके, तो वो क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं कि हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइव्स। ओके, डू ऑल सेल्स ऑफ प्लांट डिवाइड एट द ऑल द टाइम? नहीं, यहाँ पर जो सेल्स होती है, जो जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है, उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। उनको हम बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ओके, डू यू थिंक ऑल सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स? नहीं, कुछ ही सेल्स यहाँ पर जो है वो डिवाइड करती है। कैन यू टेल द नेम एंड द लोकेशन ऑफ टिश्यू हैविंग सेल्स दैट डिवाइड ऑल द टाइम इन हायर प्लांट्स? हायर प्लांट्स में ऐसी सेल्स जो कंटिन्यूसली डिवाइड करती है वो कौन सी होती है, एपिकल मेरिस्टेम होती है। कौन सी होती है, एपिकल मेरिस्टेम। ओके, जिसमें रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल आ जाता है ना। मतलब जो रूट के एपेक्स पर है और जो शूट के एपेक्स पर है, तो वो क्या होंगी, ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। डू एनिमल हैव सिमिलर मेरिस्टेमेटिक सेल्स? नो, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं होती है, यहाँ पर स्टेम सेल्स होती है। क्या होती है, स्टेम सेल्स होती है, जो क्या करती है, यहाँ पर डिवीजन की कैपेसिटी रखती है। तो ये हमने किसके बारे में कंप्लीट किया, सारा सब कुछ इंटरफेस के बारे में हमने यहाँ पर यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। ओके, एक और जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन अनियन रूट टिप सेल, इट हैज 16 क्रोमोसोम इन ईच सेल। ओके, क्या अभी तक हम इसको क्योंकि हमने G2 फेज तक कंप्लीट किया है तो वहाँ तक हम सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर माइटोसिस अभी हमने नहीं सीखा है, तो इसको कोशिश करते हैं जितना सॉल्व होता है। कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल द सेल हैव इन G1 फेज? क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही रहेगा, है? कितना रहेगा, 16 ही रहेगा। आफ्टर S फेज, S फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ता है बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, तो यहाँ पर भी 16 रहेगा। एंड आफ्टर M फेज वो भी 16 रहेगा, बट ये अभी हमें जानकारी नहीं है। ठीक है, ऑल्सो व्हाट वुड बी द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल एट G1 आफ्टर S फेज एंड G2 फेज इफ द कंटेंट आफ्टर M फेज इज 2C। ओके, अभी मैं 2C का कंटेंट नहीं बता रहा हूँ, इसमें आफ्टर M फेज का कंटेंट नहीं बता रहा हूँ। अभी हम जो सॉल्व कर सकते हैं वो क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सपोज 2C अमाउंट था G1 में, ओके, 2C अमाउंट था G1 में डीएनए का, और आपसे पूछा जाता है कि आफ्टर S फेज मतलब G2 में कितना अमाउंट ऑफ डीएनए रहेगा, तो वो क्या होगा, 4C। हालांकि यहाँ पर आफ्टर M फेज के हर प्रोडक्ट में ये 2C हो जाता है, बट वो अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस जो होता है एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में कहाँ कहाँ होता है, ये हम देख लेते हैं। तो
ये एक लाइन यहाँ पर दी हुई है कि इन एनिमल्स माइटोटिक डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स। ओके, हम भी डिप्लॉयड हैं, मतलब ह्यूमंस जो है वो क्या है, डिप्लॉयड हैं, एनिमल्स डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। However, there are few exceptions to this where haploid cells divide by mitosis। जैसे हम बात कर लेते हैं हनी बी की। हनी बी में क्या होता है कि मेल जो होता है वो हैप्लॉइड होता है और फीमेल जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, ठीक है। अच्छा, ये भी देख लो कि प्लांट्स में जो माइटोसिस होगा, ठीक है, वो डिप्लॉयड और हैप्लॉइड दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये हम प्लांट किंगडम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जैसे गेमेटोफाइट है, गेमेटोफाइट माइटोटिक डिवीजन करके गेमेट्स बनाता है। चलिए अभी हम हनी बी की बात करते हैं। तो हनी बी में जो मेल होता है वो हैप्लॉइड होता है और जो फीमेल होती है वो क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। फीमेल जो होती है वो क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ये डिप्लॉयड फीमेल है, ये डिप्लॉयड फीमेल है, ये हनी बी मान लो, है ना, ये हनी बी मान लो, और ये हैप्लॉइड मेल है, ये हैप्लॉइड मेल है, ठीक है, ये हैप्लॉइड मेल है। इसमें n इज इक्वल टू 16 क्रोमोसोम होते हैं और इसमें 2n इज इक्वल टू 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। आपको पता है गेमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, तो यहाँ पर ये कौन सा डिवीजन करके, माइटोसिस करके गेमेट्स बनाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर बने मेल गेमेट्स, क्या बने, मेल गेमेट्स बने। गेमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, इसलिए यहाँ पर ये जो फीमेल होगी, ये फीमेल गेमेट जो बनाएगी वो कौन से डिवीजन से बनाएगी, ये डिवीजन होगा यहाँ पर मियोसिस, क्या होगा, मियोसिस। ओके, यहाँ पर ये मियोसिस से हैप्लॉइड गेमेट्स बनाती है और ये माइटोसिस से हैप्लॉइड गेमेट्स बना रहा है। अब देखिए यहाँ पर सपोज कुछ गेमेट्स बने हैं जिनका फर्टिलाइजेशन हुआ है। ये कौन से गेमेट्स हैं, यहाँ पर फीमेल गेमेट्स हैं, ओके, फीमेल गेमेट्स हैं। यहाँ पर कुछ गेमेट्स हैं जिनका फर्टिलाइजेशन हुआ है और जाइगोट बना है, मतलब इसमें 16 क्रोमोसोम, तो ये 2n कितना होगा, 32 क्रोमोसोम होगा, और इससे डेवलप होगी फीमेल, इससे क्या डेवलप होगी, फीमेल, मतलब 2n इज इक्वल टू 32 वाली फीमेल रहेगी, ये क्या रहेगी, फीमेल रहेगी, ओके। इसी तरह से कुछ जो फीमेल गेमेट्स हैं या फिर अनफर्टिलाइज्ड एग्स हैं, है ना, वो क्या करते हैं, माइटोसिस करके, अच्छा हम यहाँ पर एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि माइटोसिस जो होता है एनिमल सेल्स में, डिप्लॉयड सेल्स में होता है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे हनी बी। तो ये यहाँ पर हनी बी जो मेल है उसमें उसका जो फॉर्मेशन हो रहा है वो अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गेमेट की वजह से हो रहा है ड्यू टू माइटोसिस, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, ओके। और इसकी वजह से यहाँ पर जो हैप्लॉइड मेल बना है ना, यहाँ पर जो बनेगा वो कौन बनेगा, मेल बनेगा, और मेल क्या रहेगा, यहाँ पर हैप्लॉइड रहेगा, क्या रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। इसमें n इज इक्वल टू 16 होंगे, ये मेल मान लो, ओके, मेल हनी बी मान लो, क्लियर। तो इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर माइटोसिस हुआ है, ये एक्सेप्शनली हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने सारा जो है इंटरफेस प्लस ये दो क्वेश्चंस और कहाँ माइटोसिस हो रहा है वो हमने देखा। अब हम बात कर लेते हैं एम फेज की। तो एम फेज जो होता है वो मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल होता है, ओके, या फिर ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल होता है। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। क्रोमोसोम कंडेंस हो रहे हैं, है ना, क्रोमोसोम कंडेंस हो रहे हैं, क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग हो रहा है ना, और क्रोमोसोम का मूवमेंट अपोजिट पोल पर हो रहा है। उससे पहले इक्वेटर पर आए थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी है, फिर वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई है, वापस बन जाएगी, तो ये ड्रामा ही तो चल रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल बोलते हैं, ओके। तो इसमें क्या क्या होगा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली मतलब वास्तव में ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स। यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी विल बी सेम, मतलब यहाँ पर ये एम फेज जो है ये एक्चुअली माइटोटिक डिवीजन को शो कर रहा है, माइटोटिक
डिवीजन को शो कर रहा है, और ये क्या होता है यहाँ पर, इक्वेशनल डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, क्योंकि जो मदर सेल है और डॉटर सेल्स हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और उसके अलावा जो दो डॉटर सेल्स बनी है उनमें भी क्या रहेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हमने यहाँ पर जो फेजेस को डिवाइड किया है, जैसे जो भी फेजेस थी यहाँ पर, और उसके अलावा कैरियोकाइनेसिस की फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो यहाँ पर कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं है कि भाई प्रोफेज के बाद थोड़ी देर सेल मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव हो गई, या फिर कहीं ना कहीं वो क्रोमोसोम रुक गए उसी कंडीशन में, और फिर मेटाफेज शुरू हुआ, फिर थोड़ा स्टॉप पोज ले लिया, और फिर सेल ने नेक्स्ट जो स्टेज है उसको रिज्यूम किया। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये जो प्रोसेस चल रहा है ये कंटिन्यूसली चल रहा है। देयर इज नो क्लियर कट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन दीज स्टेजेस, बट हमें इसको समझने के लिए कहीं ना कहीं इसको हमने फेजेस में डिवाइड किया है। ओके, और मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर इसको समराइज कर दिया था कि भाई कौन कौन सी स्टेजेस हैं माइटोटिक फेज की। तो कैरियोकाइनेसिस, अब हम प्रोफेज की बात करने वाले हैं। प्रोफेज में क्या क्या होता है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस ओवरऑल प्रोसेस में क्या क्या चलेगा। मतलब यहाँ पर जो माइटोसिस होता है उसमें 1 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है और 1 साइकिल ऑफ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होता है। यहाँ पर ऑलरेडी मैं फेजेस के नाम बता चुका हूँ आपको पीमेट से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसमें डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन आपको जानना जरूरी है कि क्रोमेटिन, क्रोमेटिड क्या होता है ना, और क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं, किस स्टेज में कितने होते हैं, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक आपका। तो जैसा कि हमने इंटरफेस पढ़ा था, तो सपोज मान के चलो कि यहाँ पर ये एक डीएनए था, ठीक है, ये वाला एक डीएनए है, एक क्रोमोसोम एक डीएनए वाला है, फ्यूचर क्रोमोसोम एक डीएनए वाला है। ओके, यहाँ पर एस फेज में जो है डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था, तो डीएनए रेप्लिकेशन में एक डीएनए से 2 डीएनए बने थे, मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो डबल हुआ था, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो सेम रहे थे। G2 में भी यही रहेगा, है ना। और आपको पता है कि इसमें प्रोफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन टू फ्रॉम क्रोमोसोम यहाँ पर होता है। तो ये इन्होंने क्या किया, क्रोमेटिन ने कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लिया, ये क्रोमोसोम यहाँ पर बना लिया, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं मेटाफेज में, तो मेटाफेज में जो है प्रोफेज के लास्ट में कंडेंसेशन रुक गया, सबसे ज्यादा जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम रहेंगे वो मेटाफेज में रहेंगे, ठीक है। अब ये भी मैं डीएनए का बता रहा हूं आपको, मतलब यहाँ पर ये क्रोमेटिन थे, सपोज G2 में क्रोमेटिन थे, इन्होंने कंडेंस होकर क्या बना लिया, क्रोमेटिड बना लिए, और 2 क्रोमेटिड यहाँ पर बने, और 2 क्रोमेटिड का एक क्रोमोसोम यहाँ पर है। ओके, मेटाफेज में भी यही मतलब एक क्रोमोसोम, मतलब इसमें 2 डीएनए है। ओके, एनाफेज में ये जो क्रोमेटिड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, मतलब ये एक डीएनए, जो पहले एक डीएनए था और पहले एक डीएनए था, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और टीलोफेज में वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, तो यहाँ पर वापस इनका डीकंडेंसेशन हो जाता है। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ये सारा अमाउंट जो है वो डीएनए का है, जैसे यहाँ पर नंबर क्रोमोसोम का कितना है, क्रोमेटिड का कितना है। तो अगर हम यहाँ पर, मैंने ये ईच सेल की बात की है, यहाँ पर देख लीजिए कि मैंने ईच सेल की बात की है ना। जो जैसे G1 फेज में एक डीएनए था, एक क्रोमोसोम था, एक क्रोमेटिड था, ये फ्यूचर क्रोमेटिड और फ्यूचर क्रोमोसोम की बात हो रही है। ओके, एस फेज में एक क्रोमोसोम, अरे एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर बड़ा नहीं है। ओके, बट यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ा है, बट यहाँ पर क्या हुआ है, 2 फ्यूचर क्रोमेटिड, है ना, क्योंकि 2 डीएनए है और ये फ्यूचर क्रोमेटिड यहाँ पर है। G2 फेज में 2 डीएनए, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर एनाफेज तक जो अमाउंट ऑफ डीएनए रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, G2 फेज के बराबर रहेगा, ठीक है। तो G2 फेज में यहाँ पर 2 डीएनए वाला एक फ्यूचर क्रोमोसोम है, और एक फ्यूचर क्रोमोसोम जो है इसमें 2 क्रोमेटिड्स होंगे। ओके, प्रोफेज में 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड है, ठीक है। मेटाफेज में 1 क्रोमोसोम है जिसमें 2 क्रोमेटिड है, और एनाफेज में यहाँ पर 2 डीएनए है, 2 क्रोमोसोम है। अरे यहाँ पर हमने लिखा था एक क्रोमोसोम, बट यहाँ पर कितने क्रोमोसोम हो गए, 2 क्रोमोसोम्स हो गए। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो डबल होते हैं वो एनाफेज के दौरान होते हैं। वो कैसे होते हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं,
ओके, तो एनाफेज में 2 डीएनए, 2 क्रोमोसोम और 2 क्रोमेटिड हो जाएंगे। इसी तरह से टीलोफेज में 1 डीएनए, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, तो अब डीएनए है ना, जो कि बाद में उसने क्रोमेटिड बनाया था, क्रोमोसोम बनाया था, और ये क्रोमेटिड्स आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो गए। तो यहाँ पर हर न्यूक्लियस में 1 डीएनए है ना, मतलब 1 क्रोमोसोम, मतलब 1 क्रोमेटिड जो है हर एक जो न्यूक्लियस है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ओके, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रोसेस है ना, ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर हमें इस टॉपिक पर कमांड हो पाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जैसे एम फेज में प्रोफेज की, है ना, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस था, तो कैरियोकाइनेसिस में हम बात कर रहे हैं प्रोफेज की। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है, प्रोफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो होगा। देखिए एस फेज और G2 फेज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एस फेज और G2 फेज की अगर हम बात करते हैं, तो डीएनए मॉलिक्यूल जो थे वो डिस्टिंक्ट नहीं थे, स्पष्ट नहीं थे, बट इंटरवाइंड। इंटरवाइंड का मतलब क्या था यहाँ पर कि ये उलझे हुए थे, ये क्या थे, उलझे हुए थे या फिर इंटरवाइंड थे। तो इंटरवाइंड का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दीज वर कॉइल्ड, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये उलझे हुए थे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि प्रोफेज का हमें पता कैसे चलता है कि प्रोफेज आ गया है ना, तो प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। जो भी क्रोमेटिन मटेरियल है जो कि फर्दर क्रोमोसोम बनाएगा, उसका क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या क्या इवेंट्स यहाँ पर चल रहे हैं, क्रोमोसोमल मटेरियल जो है उसका कंडेंसेशन चल रहा है, और उसके अलावा जो क्रोमोसोमल मटेरियल है बिकम अनटेंगल्ड। अनटेंगल्ड का मतलब हो जाता है अनकोइल हो जाना, है ना, अनकोइल हो जाना या फिर सुलझ जाना, ठीक है, सुलझने लग गए, उलझे हुए कहां पर थे, एस फेज और G2 फेज में थे। अब यहां पर क्या हो गई है, अनटेंगल्ड हो गए, ठीक है। और जो सेंट्रोजोम था, आपको पता है सेंट्रोजोम डुप्लीकेशन कहां पर हुआ था, एस फेज में हुआ था, ओके, वो अब अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लग गया। और यहां पर क्या क्या इवेंट्स होंगे, क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, ओके, इन्होंने कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम जो है वो बना लिए हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। अब ये काम बाई ना बात, देखिए यहाँ पर प्रोफेज में, अगर हम प्रोफेज की बात करते हैं तो प्रोफेज में जो क्रोमोसोम है उसमें 2 क्रोमेटिड हमें दिखाई देते हैं, 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम हमें दिखाई देता है, ओके। तो और वो किससे जुड़ा होगा, सेंट्रोमियर से जुड़ा होता है, ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ऑलरेडी आपको पता है, ओके। तो जो सेंट्रोसोम होता है वो अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर क्या होते हैं, जो सेंट्रोसोम होते हैं वो रेडिएट आउट करते हैं, है ना, क्या क्या यहाँ पर रेडिएट आउट, क्या क्या यहाँ पर जो है वो उनसे अराइज होते हैं, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। अच्छा, एस्टर्स क्या है, अभी मैं डायग्राम में वापस जो हमने ये इसमें से रीड किया है उसको समराइज करके लिख लेंगे, ओके। एंड 2 एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म माइटोटिक अपरेटस, यहाँ पर माइटोटिक अपरेटस बन जाते हैं। तो प्रोफेज में क्या क्या हुआ है, क्या क्या इवेंट्स हुए हैं वो हम देख लेते हैं। पहला इवेंट यहाँ पर क्या है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। क्रोमोसोमल मटेरियल का क्या हो रहा है, यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है, ओके। अच्छा, उसके अलावा जो क्रोमोसोम है, हर एक क्रोमोसोम जो है वो हमें कैसा दिख रहा है, हैविंग 2 क्रोमेटिड्स, ईच क्रोमोसोम हैविंग 2 क्रोमेटिड्स, ओके। और ये जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं ये आपस में जो जुड़े हुए होते हैं, जिस स्ट्रक्चर के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं, ओके। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, ओके। चलिए, तो और अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ये जो सेंट्रियोल्स थी जो कि डुप्लीकेट हो चुकी थी, कौन सी स्टेज में, एस फेज में, अब ये अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर दिया इन्होंने। और उसके अलावा इन्होंने क्या रेडिएट आउट किया है, ये कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहाँ पर ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स हैं, ओके, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। उसके अलावा ये हो गया सेंट्रोसोम, ये क्या हो गया, सेंट्रोसोम, मतलब ये 2 सेंट्रियोल का बना हुआ है, और इनको हम बोलेंगे एस्टर रेज, है ना,
इनको हम बोलेंगे एस्टर रेज। ठीक है, एस्टर रेज और सेंट्रोजोम को मिलाकर हम बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। और ये क्योंकि इनमें जो डिवीजन होता है, एनिमल सेल में जो डिवीजन होता है वो एम्फी एस्टर होता है, मतलब दो एस्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर्स, एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर्स, ये टुगेदर इनको हम क्या बोलते हैं? माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस को बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमने अर्ली प्रोफेज का डायग्राम यहाँ पर बनाया है। लेट प्रोफेज की अगर हम बात करते हैं तो लेट प्रोफेज में, है ना, यहाँ पर क्या होगा? अच्छा, जो क्रोमोसोम थे वो यहाँ पर इस फेज में क्या हो रहे हैं? अनटेंगल्ड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अनटेंगल्ड हो रहे हैं। पहले वो क्या थे? G2 और S फेज में इंटरवाइंड थे, नॉट डिस्टिंक्ट थे। अब हमें यहाँ पर डिस्टिंक्ट हो गए हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गए हैं। ये अपोजिट पोल की तरफ जा रही है, कौन? सेंट्रियोल्स। ओके, और कंडेंसेशन थ्रू आउट द प्रोफेज चलेगा, तो यहाँ पर इससे भी ज्यादा कंडेंस्ड लेट प्रोफेज में हमें क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए, और आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका। और लास्ट जो लेट प्रोफेज में अगर हम देखते हैं तो ये जो है ना, जो न्यूक्लियर एनवेलप है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये लगभग डिसइंटीग्रेट हो गई है। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो लगभग डिसइंटीग्रेट हो गई। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो गया, इसका मतलब मेटाफेज शुरू हो गया। यहां पर एनसीईआरटी की लाइन है कि लास्ट ऑफ प्रोफेज में, है ना, एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप दिस सेल डज नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप। ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सेल शो नहीं करती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? लेट प्रोफेज की। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेटाफेज की। तो मेटाफेज का हमें पता कैसे चलेगा? कंप्लीट, अच्छा, यहाँ पर हमने क्रोमोसोम कितने लिए हैं? 4 क्रोमोसोम लिए हैं, है ना, 4 क्रोमोसोम्स यहाँ पर लिए हैं। 4 क्रोमोसोम से हम देख रहे हैं 2n=4 सेल है। ओके, चलिए, तो मेटाफेज हमें कैसे पता चलेगा? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज, या फिर सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस। ओके, चलिए, इसमें यहां पर अगर हम देखते हैं तो हेंस द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अभी न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो गई, तो क्या होगा यहाँ पर कि जो सारे क्रोमोसोम्स है, यहाँ पर 4 क्रोमोसोम हमने लिए हैं, तो ये सारे क्या होंगे? थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म जो है वो स्प्रेड होंगे या फिर स्कैटर्ड होंगे। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। ओके, इस स्टेज के शुरू होने तक जो है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन जो है वो क्या हो गया है? क्रोमोसोम जो है वो क्या हो गया है? यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, हम माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये बेस्ट स्टेज होता है मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स को समझने में। ओके, और अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग देयर मूवमेंट, अगर बेस्ट स्टेज हमें उनको स्टडी करना है तो वो एनाफेज होता है। यहां पर मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए बेस्ट स्टेज कौन सा है? मेटाफेज है। ओके, चलिए, तो मेटाफेज, इस स्टेज में मेटाफेज क्रोमोसोम जो होते हैं उनमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, है ना, और ये सेंट्रोमियर से क्या होंगे? अटैच होंगे या फिर हेल्ड होंगे। और स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर जो है वो उसकी सरफेस पर होता है, किनके? जो सेंट्रोमियर है ना, उनको हम बोलेंगे काइनेटोकोर्स। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर्स। अभी स्ट्रक्चर से मैं बता देता हूँ, एनसीईआरटी की लाइंस हमारी क्लियर होनी चाहिए पहले। दीज स्ट्रक्चर सर्व्स एज साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू सेंट्रोमियर दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। मतलब यहाँ पर क्या है कि वो जो काइनेटोकोर है ये क्या करेंगे? स्पिंडल फाइबर्स के लिए अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे, है ना, क्योंकि वो जो क्रोमोसोम है वो अब कहाँ मूव कर रहे हैं? सेंटर ऑफ द सेल में, या फिर इक्वेटर पर ये मूव कर रहे हैं। Hence the metaphase is characterized by the all chromosome coming lie to equator with one chromatid of each chromosome is connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole। मतलब यहाँ पर एक पोल से, काइनेटोकोर से, है ना, स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर। ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो एक तरफ से पोल से स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा ये जुड़ा हुआ है,
और इसका सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो काइनेटोकोर से अपोजिट पोल से जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर एक ये काइनेटोकोर एक तरफ से स्पिंडल फाइबर से इस पोल से जुड़ा हुआ है और एक तरफ से इस पोल से ये जुड़ा हुआ है। ओके, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट, यहाँ पर ये प्लेन ऑफ अलाइनमेंट है ना, यहाँ पर ये प्लेन, यहाँ पर एक हम देख सकते हैं कि प्लेन क्या है, एक लाइन बन रही है और कितनी लाइंस यहाँ पर बन रही है सेंट्रोमियर की, एक ही लाइन बन रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेटाफेजिक प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं। तो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज मेटाफेजिक प्लेट। ओके, क्या क्या यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स हुए हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो है वो किससे अटैच हो गए हैं, काइनेटोकोर से। ओके, और क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स स्पिंडल इक्वेटर। ओके, स्पिंडल के जैसे दोनों तरफ इक्वेटर स्पिंडल्स हैं है ना, तो उनके बीच में आकर क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, ठीक है, अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देख लेना है, अब हम इसको देख लेते हैं क्या क्या इवेंट्स हमने इसमें समझे हैं। तो देखिए, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप हो रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप यहां पर हो रहा है, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज, ठीक है। अब यहां पर जो ट्रांजिशन टू मेटाफेज है, ये डायग्राम भी हमें देख लेना है। जैसे यहां पर ये आपको डायग्राम दिया हुआ है ट्रांजिशन टू मेटाफेज का, तो इसमें क्या हुआ है कि जो क्रोमोसोम्स है वो स्कैटर्ड है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ओके, यहां पर हमें देख लेना है कि जैसे ये हो गए क्रोमोसोम, और ये एक दूसरे के, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ओके, इन और ये क्या हो गया, यहाँ पर बीच में सेंट्रोमियर हो गया, ये क्या हो गया, सेंट्रोमियर हो गया। ओके, और इनके लेटरल साइड पर क्या है, ये डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स है जिनको हम क्या बोल रहे हैं, काइनेटोकोर्स। क्या बोल रहे हैं, काइनेटोकोर्स बोल रहे हैं। ओके, और इन काइनेटोकोर्स से क्या जुड़ते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स जुड़ते हैं दोनों तरफ। ओके, ये दोनों एक पोल पर इसका मतलब इस क्रोमेटिड का काइनेटोकोर अपोजिट पोल से जो है जुड़ेगा, और ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड है, तो दूसरे पोल से ये काइनेटोकोर के थ्रू ये स्पिंडल फाइबर्स जुड़ेंगे। ओके, तो ये हमें याद रख लेना है। उसके अलावा यहाँ पर जो है क्रोमोसोम जो हैं, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इक्वेटर पर आ रहे हैं, और यहाँ पर एक ही मेटाफेजिक प्लेट जो है, सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट जो है यहाँ पर बनती है, इक्वेटोरियल प्लेट जो है यहाँ पर बनेगी। और एक बात और हमें, इट इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, ये क्या होगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स को समझने के लिए बेस्ट स्टेज यहाँ पर कौन सा होगा, मेटाफेज होगा। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं एनाफेज की बात पर। यहाँ पर कितने क्रोमोसोम थे, जो मेटाफेज तक 2n=4 क्रोमोसोम्स थे। अब यहाँ पर क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है। यहाँ पर क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है। पहले कितने क्रोमोसोम थे, 4 क्रोमोसोम थे। हर क्रोमोसोम मेटाफेज तक कितने क्रोमेटिड वाला था, 2 क्रोमेटिड वाला था। यहाँ पर ये क्या हो गया है, अब इनका जो सेंट्रोमियर है वो क्या हो गया है, स्प्लिट हो गया है। ये सेंट्रोमियर यहाँ पर क्या हो गया है, स्प्लिट हो गया है। ओके, तो इनमें क्या होता है, एक बात ये ध्यान रख लो कि इनके बीच में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है कोहेजिन। क्या होता है, कोहेजिन। और यहाँ पर एनाफेज प्रोमोटिंग जो फैक्टर है, कॉम्प्लेक्स है, वो क्या होता है, एक्टिवेट होता है, और ये कोहेजिन को डिसॉल्व कर देता है, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर एक सेपरेज एंजाइम भी काम आता है जो इनको सेपरेट करवाने का काम करता है। ओके, और धीरे धीरे है ना, 1 by 1 ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, एक्चुअली स्पिंडल फाइबर्स किसके बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं। तो 1 by 1 ये क्या होते जाएंगे, यहाँ से हटते जाएंगे, तो शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स होता जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो क्रोमेटिड्स हैं, जो कि एक्चुअली क्या है, ये फ्यूचर क्रोमोसोम है, ये क्या है, फ्यूचर क्रोमोसोम है। तो ये फ्यूचर क्रोमोसोम जो होंगे वो कहां पर मूव करेंगे, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो कितना हो गया है। क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि मेटाफेज तक कितना था, 4 था, अब यहाँ पर कितना हो गया है, 8 हो गया है।
मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट डबल्ड ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस, ये हमें याद रखना है। ओके, और लास्ट तक ये कहां पर पहुंच जाते हैं, अपोजिट पोल तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इंटरजोनल फाइबर्स भी बनते हैं, है ना, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ये इंटरजोनल फाइबर्स भी यहाँ पर बनते हैं, और इंटरजोनल फाइबर का फॉर्मेशन जो होता है वो किसके लिए होता है, ताकि इनको क्या कर सके, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा सके। ओके, चलिए, तो ये सारे इवेंट्स हैं, एक बार एनसीईआरटी हम रीड कर लेते हैं। एट onset of anaphase, each chromosome align at metaphase plate is split simultaneously, साथ साथ में ये क्या हो रहे हैं, सारे टूट रहे हैं, ठीक है। एंड द टू डॉटर क्रोमेटिड्स, दो डॉटर क्रोमेटिड्स यहां पर बन गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ओके, नाउ रेफर टू एज डॉटर क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, मतलब ये क्या होंगे, फ्यूचर क्रोमोसोम, जो कि फ्यूचर न्यूक्लियस बनेगा उसके होंगे। ओके, as each chromosome move away from equatorial plate, the centrosome of each chromosome remain directed towards the pole and hence at the leading edge, है ना, कौन लीड कर रहा है, लीड करने वाला सिरा, with the arms of the chromosome trailing behind। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, अब सपोज यहां पर ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना, ये दो क्रोमोसोम मान लेता हूं मैं, मतलब क्रोमेटिड है, फ्यूचर क्रोमोसोम है। ये क्या था, सेंट्रोमियर था, ये क्या था, सेंट्रोमियर था। ओके, और ये भी क्या है, सेंट्रोमियर है, ये भी क्या है, सेंट्रोमियर है ना। लीड कौन कर रहा है इनको, सेंट्रोमियर। ट्रेलिंग बिहाइंड मतलब इनका पीछा कौन कर रही है, ये आर्म्स कर रही है, कौन कर रही है, आर्म्स कर रही है। ओके, तो ये हमें देख लेना है, क्या कहना चाह रहा है ये, centromere of each chromosome remains directed towards the pole। अच्छा, पोल ये इधर की तरफ है ना, एक पोल उधर की तरफ है, तो ये पोल की तरफ कौन डायरेक्टेड है, सेंट्रोमियर। ओके, और उसके अलावा यहां पर हम देख सकते हैं विद द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। ओके, और अब देखो ये सेंट्रोमियर है, ये लीडिंग एज पर है, और उसके अलावा यहाँ पर आर्म्स जो है वो क्या कर रही है, इसका पीछा कर रही है। ओके, चलिए, क्या क्या इवेंट्स यहाँ पर हुए हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे पहला क्या था, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हुआ, ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ और सेपरेट हुआ, और क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। ओके, अब हम आ जाते हैं लास्ट जो स्टेज है इसका कैरियोकाइनेसिस का, वो है टीलोफेज। अब देखना यहाँ पर टीलोफेज में क्या क्या हो रहा है ना, एक बार मैं इसमें बता देता हूँ। न्यूक्लियर एनवेलप बन गई, और जो भी सेल ऑर्गेनल्स थे जैसे ईआर, गोल्जी अपरेटस, है ना, न्यूक्लियोलस, ये रीअपियर हो गए वापस। अपनी जो आइडेंटिटी थी क्रोमोसोम ने, वो आइडेंटिटी इन्होंने क्या कर दी है, लूज कर दी है ना। अब हमें वो डिस्क्रीट यूनिट की तरह हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, मतलब इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट यहाँ पर हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एनसीईआरटी का डायग्राम भी देखना है, ये वाला देखो, इसमें कुछ आपको, है ना, ये वाला हो गया, है ना, कुछ आपको ऐसा क्रोमोसोम जैसा दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है। तो ये सारे इवेंट्स यहाँ पर हो जाएंगे, ये सिंपल सा प्रोसेस है। एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, दैट इज टीलोफेज, द क्रोमोसोम हैव रीच्ड देयर रेस्पेक्टिव पोल्स। जो एनाफेज में पहुंच चुके थे वो डीकंडेंस हो जाएंगे और अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देंगे। अब हमें वैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं वो, जैसे पहले कंडेंस्ड स्टेज में थे। ओके, the individual chromosome can no longer be seen and each set of chromatin material tends to collect at each of the two poles। ओके, अब हमें इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो है वो दिखाई नहीं दे रहे, और उसके अलावा each set of chromatin material tends to collect at each of the two poles, है ना। अब ये दोनों पोल पर ये क्या हो गए हैं, कलेक्ट हो गए हैं। ओके, दिस स्टेज क्या क्या की इवेंट्स इसमें देखने को मिले हमें। एक तो क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट। ओके, एज डिस्क्रीट मतलब इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह वो अब हमें दिखाई नहीं दे रहे। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द सेंट्रो क्रोमोसोम्स क्लस्टर एंड ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई, है ना।
और उसके अलावा न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर जो है वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर रीफॉर्म हो जाएंगे। तो ये हमने कंप्लीट किया कैरियोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस एक्चुअली क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है और ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में अलग अलग तरीके से होता है। आपको सीधे नाम ही पूछ लिए जाते हैं जनरली, है ना, बट थोड़ा प्रोसेस भी हमें सीखना जरूरी है यहाँ पर। तो अगर हम देखते हैं इसमें कि एनिमल्स में ये सेल फरो यहाँ पर क्या होता है, डिप्रेशन होता है, ठीक है। तो एक कोई भी यहाँ पर डिप्रेशन बन रहा है ना, और क्योंकि हमें पता है कि सेल डिवीजन जो एनिमल सेल्स में है वो कैसा होता है, एम्फी एस्टल होता है, मतलब यहाँ पर दो एस्टर्स जो हैं वो बनते हैं, दो एस्टर्स यहाँ पर बनते हैं, जबकि प्लांट सेल्स में एन एस्टर होता है, कोई भी एस्टर यहाँ पर नहीं बनता है। ओके, तो देख लेते हैं इस प्रोसेस को। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कि ये जैसे ये सेल फरो बना है और सेल फरो का जो ग्रोथ होगा वो कैसा होगा, सेंट्रीपीटल होता है। सेंट्रीपीटल मतलब फ्रॉम पेरिफेरल टू सेंट्रल इसकी ग्रोथ होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो फरो है या फिर ये जो डिप्रेशन है ये बना कौन रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर्स के फ्रेगमेंट्स हैं वो इसके इक्वेटर पर आकर जो है अरेंज हो जाते हैं और ये एक कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग को अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग होती है ये माइक्रोफिलामेंट्स की बनी होती है, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट्स आपको पता है ऑलरेडी कि यहाँ पर किसके बने होते हैं, ये एक्टिन और मायोसिन के बने होते हैं। तो एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट है, तो ये क्या करेंगे, इस सेल मेम्ब्रेन को कॉन्ट्रैक्ट करवा देंगे और अल्टीमेटली ये सेल मेम्ब्रेन्स एक दूसरे को ज्वाइन कर लेंगी और दो सेल्स जो हैं या फिर दो सेल्स के साइटोप्लाज्म यहाँ पर बन जाएंगे और सेल्स सेपरेट हो जाएगी। तो ये तो हमने पढ़ा एनिमल्स में। अब हम बात कर लेते हैं प्लांट्स में किसकी हेल्प से जो है वो सेल साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो यहाँ पर होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन, सीधा यही आपसे पूछा जाएगा, बट थोड़ा डिटेल इसका देख लो। इसमें जो सेल डिवीजन था मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एन एस्ट्रल होता है। अब देखिए यहाँ तक अगर हम देखते हैं जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज ये सेम होती है, बस यहाँ पर क्या नहीं होता है, सेंट्रियोल नहीं होती है ना। वहां पर सेंट्रियोल जो है वो रेडिएट आउट कर रही थी स्पिंडल फाइबर्स को और एस्ट्रस को, एस्ट्रल रेज को। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, बाकी सारा यहाँ पर सेम होता है। तो इसमें देख लो ये सेल वॉल हो गई, यहाँ पर ये क्या है, सेलुलोजिक सेल वॉल है और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी। तो टीलोफेज तक यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया कि भाई सपोज जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बन गई और इसके इक्वेटर पर मिड पार्ट पर क्या होंगे, कुछ गोल्जी वेसिकल्स, ईआर ट्यूब्यूल्स और माइक्रो ट्यूब्यूल्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स आकर अरेंज हो जाएंगे और ये क्या बनाते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, फ्रेगमोप्लास्ट। ओके, ये क्या बना रहे हैं यहाँ पर, फ्रेगमोप्लास्ट बना रहे हैं। ओके, फ्रेगमोप्लास्ट फर्दर यहाँ पर क्या बनाते हैं, ये सेल प्लेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेल प्लेट बनाते हैं। ओके, और सेल प्लेट किसको रिप्रेजेंट करती है, मिडल लेमिला को रिप्रेजेंट करती है। हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है मिडल लेमिला। ओके, तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ये ईआर की ट्यूब्यूल्स हैं, है ना, ये ईआर की ट्यूब्यूल्स हैं। तो ये ईआर की ट्यूब्यूल्स जो होती है वो प्लाज्मोडेस्माटा बनाती है। क्या बनाती है, प्लाज्मोडेस्माटा बनाती है। तो ये भी हमें समझ में आना चाहिए कि दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स जो होती है दीज आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ मिडल लेमिला और उनके बीच में जो लिविंग साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और ये प्लाज्मोडेस्माटा में जो लिविंग साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं मतलब डेस्मोट्यूब्यूल्स हैं, वो कौन बना रहा है, ट्यूब्यूल्स ऑफ ईआर जो है वो फॉर्म करने का काम करती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर सपोज ये सेल प्लेट बन गई और सेल प्लेट का जो ग्रोथ होगा वो कैसा होगा, सेंट्रीफ्यूगल होगा। कैसा होगा, सेंट्रीफ्यूगल होगा, मतलब फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी इसका ग्रोथ होता है। ये बात हमें याद रखनी है अच्छे से। ओके, और अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो साइटोप्लाज्म से हैं प्लांट सेल्स के वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या हो गया है, साइटोकाइनेसिस हो गया है। ओके, तो ये हमने देखा साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। अब ये लास्ट टॉपिक इसमें बचा हुआ है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ओके, क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं माइटोसिस के। तो ये आपको पता है इक्वेशनल डिवीजन होता है। यहाँ पर हमने शुरुआत में ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम जैसे जीवन फेज से 4 क्रोमोसोम लिए थे, वो मेटाफेज तक 4 ही चले थे, एनाफेज में वो 4 के 8 हो गए थे और टीलोफेज में वापस ये हर न्यूक्लियस में 4 क्रोमोसोम थे, है ना।
मतलब यहाँ पर और कोई क्रॉसिंग ओवर टाइप का टर्म हमने यहाँ पर यूज नहीं किया, रिकॉम्बिनेशन टर्म यूज नहीं किया है। हमने शुरुआत में देखा था कि एनिमल सेल्स में जो माइटोसिस होता है इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल ओनली, ओके, बट इन प्लांट सेल्स ये किस में भी हो सकता है, डिप्लॉयड एज वेल एज हैप्लॉयड सेल्स में हो सकता है। ठीक है, ये सोशल इंसेक्ट का एग्जांपल ऑलरेडी हम यहाँ पर शुरुआत में पढ़ चुके हैं, तो आपको याद होगा कि इसमें जो माइटोसिस हो रहा है वो हैप्लॉयड सेल्स में हो रहा है, ये एक्सेप्शनली हो रहा है। बट जनरली यहाँ पर क्या होता है, जो एनिमल सेल्स में माइटोसिस होता है वो किस में होता है, डिप्लॉयड सेल्स में होता है। और क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस है वो हम देख लेते हैं कि देखिए इट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ, अच्छा पहला सिग्निफिकेंस ये क्या होगा, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं इसमें कि इट इज वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ डिवीजन in life of an organism. Are you aware of some examples where you have studied haploid and diploid insects? Already मैं बता चुका हूँ आपको। Mitosis usually results in the production of diploid daughter cells with identical genetic components, है ना, यहाँ पर identical cells बनेगी। ओके, द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर, जैसा कि अभी मैंने बताया कि ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होती है वो किसकी वजह से होती है, माइटोसिस की वजह से होती है। सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन द, अब देखिए, और उसके अलावा माइटोसिस क्या कर रहा है यहाँ पर, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो मेंटेन करता है। ये क्या करता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो क्या करता है, मेंटेन करता है ना। कैसे मेंटेन करता है वो हम देख लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर जैसे ये न्यूक्लियस हो गया और ये साइटोप्लाज्म हो गया, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म हो गए। अगर मैं ग्रोथ देखूंगा कंपैरेटिवली, तो यहाँ पर न्यूक्लियस की ग्रोथ जो है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म की ग्रोथ क्या होगी, ज्यादा होगी। साइटोप्लाज्म की ग्रोथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म ज्यादा बढ़ा और न्यूक्लियोप्लाज्म कम बढ़ा इन कंपैरिजन टू साइटोप्लाज्म। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। इसको मेंटेन करने के लिए, है ना, इसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, ये सेल डिवीजन होता है। यही बात यहाँ पर दी हुई है। द ग्रोथ, हाँ ये तो हो गया, सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन द डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इट इज देयरफॉर बिकम एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड एंड रीस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, मतलब ये वापस इसको रिस्टोर करना जरूरी होता है, इसलिए सेल डिवीजन होता है। उसके अलावा और क्या क्या रोल यहाँ पर और क्या क्या इसके कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं, तो सेल रिपेयर, है ना, कोई भी सेल है इंजर्ड है ना, उसको वर्न आउट सेल्स हैं उसको रिपेयर करना है, नई सेल्स लानी है, तो माइटोसिस होगा। द सेल्स ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है, अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस यहाँ पर हो गई। सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ गट्स हो गई, जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, तो उसमें भी सेल्स रिप्लेस होती रहती है। एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड, है ना, इनको इनके रिप्लेसमेंट के लिए कौन सा डिवीजन जरूरी होता है, माइटोसिस जरूरी होता है। ठीक है, माइटोटिक डिविजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, आपको पता है ना, एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं तो एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम है। आपको पता है एपिकल मेरिस्टेम जो होंगे वो प्राइमरी ग्रोथ करवाएंगे, प्राइमरी ग्रोथ, एंड प्राइमरी ग्रोथ इज ग्रोथ इन लेंथ। और लेटरल जो मेरिस्टेम्स होते हैं या फिर लेटरल कैम्बियम होते हैं, जैसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये क्या करवाएंगे, सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। कौन सी ग्रोथ करवाते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ इन गर्थ, ओके, वो क्या कहलाती है, सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्लांट्स में भी जो है प्राइमरी ग्रोथ जो होंगी, जो एपिकल मेरिस्टेम की हेल्प से हो रही है, एपिकल मेरिस्टेम्स की वजह से हो रही है, वो तो थ्रू आउट द लाइफ चलेगी। ओके, और सेकेंडरी ग्रोथ जो होंगी वो भी यहाँ पर क्या होती है, सीजनल होती है ना, जैसे स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड वगैरह बनती है, तो ये भी नई सेल्स ऐड करवाने में और उसकी गर्थ को इंक्रीज करवाने में हेल्प करती है ये मेरिस्टेम। और ये मेरिस्टेम जो डिवाइड कर रहे हैं वो कौन से डिवीजन के थ्रू करते हैं, माइटोसिस के थ्रू करते हैं। तो आई होप आपको ये जो माइटोसिस वाला टॉपिक है ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मियोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।